शिवसेना चौथे नंबर का सबसे बड़ा पक्ष है और महाराष्ट्र में जो चुनाव के नतीजे आए उसमें देखिए हम देख रहे हैं कि शिवसेना का स्ट्राइक रेट जो है वो सबसे अच्छा है। इस बारे में आपने एनडीए में भी आदरणीय चंद्रबाबू जी, नीतीश कुमार जी, उसके बाद शिवसेना है। ये भी हमारे लिए बड़ी बात है और हमारे तो विचारधारा एक ही है भाजपा और शिवसेना की। हम बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से उनके साथ है और विचारधारा एक है और इसलिए आज हमने उनको समर्थन दिया है। और देखिए इसमें हमारे जो महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट है, इसमें उबाठा ने 13 सीटें हमने सामने लड़े, हम 7 हम जीते, 6 उन्होंने जीती है। इसमें हमारा स्ट्राइक रेट 46% है, उनसे ज्यादा वोट हमें मिले हैं। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी और एनडीए को लगे झटके के बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। वो महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और फडणवीस ने इसी पद को छोड़ने और राज्य में पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए काम करने की बात कही। और देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद दिया। उस बैठक में एक रोज पहले आए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन किया गया और इसी के बाद फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी के अच्छा प्रदर्शन न कर पाने की जिम्मेदारी ली और उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। मी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला ही विनंती करणार आहे की त्यांनी मला सरकारमधनं मोकळं करावं। माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश इसलिए की क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ साथ एनडीए में शामिल शिवसेना के शिंदे गुट और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को भी मुंह की खानी पड़ी। यही वजह रही कि राज्य में एनडीए को भारी नुकसान पहुंचा और पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले उनकी सीटों का आंकड़ा आधे से भी कम हो गया, क्योंकि एक रोज पहले आए नतीजों में एनडीए को महाराष्ट्र की 48 सीटों में 17 पर ही जीत मिली, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने 41 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया था। हालांकि तब शिवसेना दो फाड़ नहीं हुई थी और उसने बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। और न्यूज 18 इंडिया पर बोले बीजेपी नेता अनिल बलूनी, कहा मैंने जल कल्याण के मुद्दों पर बात की है। सर, गढ़वाल संसदीय सीट का जो चुनाव था ये बड़ी ऐतिहासिक सीट रही है, इस पर बड़े बड़े लोगों ने चुनाव लड़ा है। किस तरह का अनुभव रहा इस दौरान पूरे? देखिए, बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत लोगों से मिलना रहा, लाखों लोगों से इंटरेक्ट किया और बहुत सारी चीज़ें सीखी भी। लोगों के पास जाके कई समस्याओं का समाधान भी सीखा, कैसे गढ़वाल में और अधिक तेजी के साथ तीव्र गति से विकास करना है, कैसे समस्याओं का समाधान करना, उस पर लोगों से चर्चा भी हुई, लोगों के विचार भी जाने। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा अनुभव है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो आने वाले कार्यकाल होगा उसमें इसका लाभ भी मिलेगा और गढ़वाल की समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, हमने जो मुद्दे उठाए थे चुनाव के दौरान उनका समाधान कैसे करें उस पर विचार भी करें। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। अब संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें उन्हें संसदीय दल का नेता भी चुन लिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पहले से कई चुनावी रिकॉर्ड बन चुके हैं। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्हें सत्ता से बाहर करने का विपक्ष का ख्वाब इस बार भी अधूरा रह जाएगा। एनडीए के दो दल के नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल्द से जल्द सरकार बनाने की भी अपील कर दी है, जबकि पीएम मोदी को एनडीए का नेता भी चुन लिया गया है। सरकार तो बनेगी ही। How can we contest elections if you are not a part of NDA? Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर एक नया रिकॉर्ड बना लेंगे। पीएम मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आजादी के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले वो तीसरे व्यक्ति होंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम था।
ऐसे नरेंद्र मोदी के नाम कई संसदीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी हैं। वो बिना विधानसभा का कोई चुनाव पहले लड़े हुए सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। 1960 में गुजरात की स्थापना के बाद से वो एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जिसने लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। करीब पौने 13 साल तक लगातार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वहां से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। पीएम मोदी गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। लगातार 3 विधानसभा चुनाव बीजेपी को जिताने का रिकॉर्ड भी बनाया। गुजरात में रिकॉर्ड बनाने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने और उनकी अगुवाई में बीजेपी और एनडीए ने लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता। नेहरू और मनमोहन सिंह के अलावा मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 5 साल के 2 टर्म पूरे किए हैं और गैर कांग्रेसी नेता में सिर्फ मोदी के नाम ये रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बीजेपी ने अपने 44 साल पुराने इतिहास में अपनी 3 बड़ी जीत हासिल की हैं। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें हासिल हुईं। इससे पहले 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी ने 1996, 1998 और 1999 में सरकार बनाई, लेकिन तब एनडीए के सहयोगियों पर भरोसा करना पड़ा। 2024 की यह जीत बीजेपी के इतिहास के लिहाज से तीसरी बड़ी जीत है और ये कीर्तिमान भी मोदी के सर ही है। इस बार बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में विद्रोह करने वाले शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि उन दोनों गुटों को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। सबसे बुरी हालत तो अजीत पवार गुट की रही, जो पिछले साल शरद पवार की एनसीपी से टूटकर एनडीए के साथ आ गया था और अजीत पवार के खेमे को ही असली एनसीपी माना गया। इतना ही नहीं, एनसीपी का नाम और सालों तक उसकी पहचान रहे घड़ी के निशान को भी शरद पवार गुट की जगह अजीत पवार गुट को दे दिया गया था। जबकि एनसीपी के 2 हिस्सों में बंटने के बाद शरद पवार गुट को तुतारी बजाते हुए आदमी का चुनाव चिन्ह मिला। ऐसे में चुनाव के दौरान शरद पवार गुट के लिए चुनौतियां कई गुना बढ़ गई थी, क्योंकि वो नए नाम और नए निशान के साथ मैदान में उतरा था। ऐसे में शरद गुट के लिए सबसे बड़ी परेशानी तो लोगों को ये समझाने में हुई कि उसका चुनाव चिन्ह घड़ी नहीं बल्कि तुतारी है और वो उसी पर वोट डालें। लेकिन महाराष्ट्र में जो नतीजे आए उनसे साफ हो गया कि नए नाम और नए निशान के बावजूद लोगों ने शरद पवार के पुराने और भरोसेमंद चेहरे पर जमकर वोट डाला। विपक्षी गठबंधन में शामिल शरद पवार गुट ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की, जबकि एनडीए की ओर से 4 सीटों पर लड़े अजीत पवार गुट को सिर्फ 1 सीट पर कामयाबी मिली। एनसीपी में बगावत करने वाले अजीत पवार गुट का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, लेकिन अकेले उसके साथ ही ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एनडीए में उसी के सहयोगी शिवसेना के शिंदे गुट के तमाम दावे भी धरे के धरे रह गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना से टूटकर बना शिंदे गुट भले ही खुद को असली शिवसेना